नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। पूरी तरह से मूल दस्तावेजों और स्रोतों के आधार पर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पूरे 100 साल की ऐतिहासिक यात्रा को डिकोड करेंगे। 1925 में महज मुट्ठी भर लोगों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनने तक की ये कहानी सच में आधुनिक भारतीय इतिहास के कई अहम मोड़ों को दर्शाती है। तो चलिए इस वैचारिक और संगठनात्मक यात्रा को करीब से समझते हैं। अब देखिए, इतिहास के पन्नों में जाने से पहले हमें आज इस संगठन के विशाल आकार को समझना होगा। जरा सोचिए, आज पूरे भारत में इसके 50 से 60 लाख सक्रिय स्वयंसेवक हैं। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये जमीनी स्तर पर काम करने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी नेटवर्कों में से एक है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जुड़ना ये साफ बताता है कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में इनकी कितनी गहरी पैठ है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? बात है 27 सितंबर 1925 की। विजयदशमी का पावन दिन था। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था और हमारा समाज अंग्रेजों की बांटों और राजकरों की नीति, जातिगत विभाजनों और सांप्रदायिक तनावों से बुरी तरह जूझ रहा था। ठीक इसी माहौल में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में इस समूह की नींव रखी। उनका विजन एकदम स्पष्ट था। उनका मानना था कि समाज में एकता, कड़े अनुशासन और एक मजबूत चरित्र के बिना एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। और बस यही बुनियादी सोच इस संगठन की नींव बन गई। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, नेतृत्व की एक अटूट श्रृंखला। आरएसएस में सर्वोच्च नेता को सरसंघ चालक कहा जाता है। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार से शुरू हुआ ये सिलसिला 1940 में गुरु गोलवलकर के दौर में बहुत तेजी से फैला, जहां संगठन को अपना एक ठोस वैचारिक आकार मिला। इसके बाद बाला साहेब देवरस, रज्जू भैया, के.एस. सुदर्शन और 2009 से डॉक्टर मोहन भागवत, इन सभी के नेतृत्व ने इसे एक छोटे से समूह से आज के इतने विशाल नेटवर्क में बदल दिया है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर ये विस्तार हुआ कैसे? सीधे राजनीति में उतरने के बजाय आरएसएस ने शाखा मॉडल को अपना ब्रह्मास्त्र बनाया। शाखा मतलब स्वयं सेवकों की रोजाना या हफ्ते में होने वाली जमीनी बैठक। सीधे चुनाव लड़ने या बड़े बड़े आंदोलन करने के बजाय हर दिन जमीन पर लोगों से जुड़ने की ये जो रणनीति थी वो इनके लिए सबसे कारगर साबित हुई। अब आते हैं इस बात पर कि जमीनी स्तर पर इन शाखाओं में आखिर होता क्या है। 2016 के ही आंकड़ों को देख लीजिए। भारत में लगभग 57,000 शाखाएं सक्रिय थी। इन शाखाओं में मुख्य रूप से अनुशासन, शारीरिक प्रशिक्षण और विचारों पर जोर दिया जाता है। स्वयंसेवक यहाँ योगासन करते हैं, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल खेलते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और सबसे अहम बात, यहाँ बौद्धिक सत्र होते हैं जहाँ राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की जाती है। ये शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण का एक बहुत ही अनूठा संगम है। दिलचस्प बात यह है कि संगठन का ये दायरा सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं रहा। 1936 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। लक्ष्मीबाई केलकर जी ने, जिन्हें लोग प्यार से मौसी जी कहते थे, राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। और पता है, उन्हीं जमीनी उसूलों पर बनी ये समिति आज दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू महिला संगठन बन चुकी है। अगर हम इस समिति के मूल दर्शन की बात करें तो ये 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला, मातृत्व यानी एक विश्वव्यापी मां की भावना। दूसरा, कर्तृत्व, जिसका मतलब है सामाजिक सक्रियता और कार्यकुशलता। और तीसरा है नेतृत्व यानी लीडरशिप। ये दर्शन परिवार और समाज को एक साथ पिरोने की बात करता है और ये मानता है कि महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समाज का नेतृत्व करने के लिए भी पूरी तरह से सशक्त हैं। आज की तारीख में इस महिला विंग का आकार और प्रभाव सच में हैरान करने वाला है। अभी ये समिति 5,200 से भी ज्यादा सक्रिय शाखाएं चला रही है। और बात सिर्फ रोज की बैठकों तक नहीं रुकती। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, जरूरतमंदों के लिए छात्रावास और बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह भी चलाए जा रहे हैं। ये महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। खैर, 100 साल का ये लंबा सफर सिर्फ उपलब्धियों का नहीं रहा है। इसमें कई बड़े विवाद और गहरे संकट भी आए हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि आरएसएस पर 3 बार बहुत कड़े सरकारी प्रतिबंध यानी बैन लगाए गए। पहला 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद, दूसरा 1975 में आपातकाल के दौरान जब हजारों स्वयंसेवकों को जेल जाना पड़ा, और तीसरा बैन लगा 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद।
हर प्रतिबंध एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि हर संकट के बाद, खासकर आपातकाल के अपने भूमिगत संघर्ष के बाद, ये नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरा। अब हम आगे बढ़ते हैं 1980s के दशक की तरफ। जब हम इस दौर के दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत बड़ा वैचारिक और संगठनात्मक बदलाव नजर आता है। यही वो समय था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। देखते ही देखते इस मुद्दे ने पूरे देश में एक ऐसी रफ्तार पकड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सच कहें तो ये आरएसएस के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और इस पूरे आंदोलन को लेकर उनका नजरिया क्या था, ये उनके अपने ही दस्तावेजों से साफ होता है। 1986 में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के एक प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम समुदाय भी राम जन्मभूमि पर न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता और श्री राम को एक साझा महान पूर्वज के रूप में सम्मान देता, तो इससे हमारे भावनात्मक बंधन और मजबूत होते। ये बयान सीधे तौर पर दिखाता है कि वो इस आंदोलन को किसी आपसी दुश्मनी के बजाय सांस्कृतिक एकीकरण के नजरिए से पेश कर रहे थे। फिर आता है साल 1989, जो इत्तेफाक से संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्म शताब्दी वर्ष भी था। इस वक्त तक परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका था। जिसे संघ परिवार कहा जाता है, उसकी सामूहिक शक्ति अब पूरी तरह से एक्शन में थी। राजनीतिक मोर्चे पर बीजेपी ने अपना पालमपुर प्रस्ताव पास कर दिया, विश्व हिंदू परिषद ने देश भर के गांवों से पवित्र ईंटें इकट्ठी करना शुरू कर दिया और आरएसएस ने आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जरा सोचिए, उस समय की करीब 3 लाख शाखाओं का पूरा नेटवर्क आजादी के बाद के सबसे बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के लिए सक्रिय हो चुका था। आज के समय में इस विशाल संगठन का असर बड़े मानवीय संकटों के दौरान साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी को ही ले लीजिए। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्र सेविका समिति और अन्य स्वयंसेवकों ने मिलकर 4,20,000 से ज्यादा मास्क और खाने के पैकेट बांटे। इसके अलावा हजारों परिवारों तक चिकित्सा और राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर राहत कार्यों को तेजी से लागू करने की इनकी क्षमता कितनी असाधारण है। तो साथियों, अब ये ऐतिहासिक यात्रा अपने सबसे बड़े पड़ाव पर खड़ी है, साल 2025। इस साल आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रहा है और इस मौके को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार 100 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी कर रही है। इसमें सबसे खास बात क्या है पता है? भारतीय मुद्रा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सिक्के पर भारत माता की छवि अंकित होगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है जो दिखाता है कि आज राष्ट्रीय विमर्श में इस संगठन का प्रभाव किस मुकाम तक पहुंच चुका है। इस पूरे विश्लेषण के जरिए 100 साल की यात्रा को समझने के बाद अब एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। 1925 में महज कुछ लोगों की एक सोच से शुरू होकर आज भारत की राजनीति, समाज और शिक्षा में इतनी गहरी पैठ बनाने वाला ये ग्रासरूट नेटवर्क अपनी दूसरी सदी में क्या नई दिशा लेगा? आज के समय में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री समेत कई शीर्ष नेताओं के जीवन पर इस संगठन की गहरी छाप रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में ये 100 साल पुराना संगठन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को और किस तरह से आकार देगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।